अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज हमारी इस चैनल का लेक्चर नंबर 78 है। लेकिन ये इंग्लिश प्रेसी एंड कंपोजिशन का फर्स्ट लेक्चर है, इंट्रोडक्टरी लेक्चर है। इससे पहले 77 लेक्चर्स में हमने बेसिक गाइडलाइन के ऊपर बात की, बेसिक सीएसएस के रिगार्डिंग स्ट्रेटजीज की बात की। फिर हमने करंट अफेयर, पाक अफेयर, इंडो पाक हिस्ट्री और ऐसे राइटिंग के पेपर के पेपर से मतलब का जो कंटेंट था उसको कवर किया पिछले लेक्चर में। आज हम उस स्कोप को वाइड करते हुए इंग्लिश प्रेसी एंड कंपोजिशन की स्ट्रेटजी, इसके सिलेबस के ऊपर बात करेंगे कि आपकी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए इस पेपर की तैयारी करते हुए, क्योंकि ये इतना अहम पेपर है कि ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स फेल होते हैं वो इसी पेपर में फेल होते हैं या फिर ऐसे में फेल होते हैं। तो ऐसे राइटिंग और प्रेसी एंड कंपोजिशन जो है बहुत की पेपर है, बहुत इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है और इसी में फेलियर रेशो जो है वो बहुत ज़्यादा होती है। इसलिए एक प्रॉपर स्ट्रेटजी और प्लान बनाना बहुत ज़रूरी है। मैं आपको अपनी जो फाइंडिंग है, अपना एक्सपीरियंस जो है और जिस तरीके से मैंने इसकी प्रिपरेशन की थी वो मैं आपसे शेयर करता हूँ। ये जो पेपर है ये आपकी लैंग्वेज स्किल के ऊपर बेस करता है और ज़्यादातर ये स्किल बेस्ड पेपर होता है। लेकिन इसमें 20% या 30% ऐसा कंटेंट आता है जो कि क्रैमिंग के ऊपर बेस करता है। मसलन वोकेबलरी है, सिनोनिम है, एंटोनिम है और इडियम्स हैं। यानी ये जो पोर्शन है 25-30% या 20%, ये वो पोर्शन है जिसके बारे में आप सर्टन नहीं हो सकते। आप जितनी भी एफर्ट पुट कर लें, इन दी एंड हो सकता है कि उनमें से जो आपने तैयार किया वो कुछ भी ना लगे। लेकिन जो सबसे रिलायबल पोर्शन होता है इंग्लिश प्रेसियन कंपोजिशन का, वो पोर्शन है जो कि स्किल बेस्ड है, जिसमें आपके पास मार्जिन होता है कि अगर आपकी तैयारी अच्छी है और आपकी लैंग्वेज के ऊपर कमांड है तो आप उसमें अच्छा परफॉर्म करते हैं, उसमें सर्टेनिटी ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू क्रैमिंग पोर्शन। लिहाजा मैं इसमें सजेस्ट ये करता हूँ कि आप 80-20 रूल को फॉलो करें। इसका मतलब ये है कि आप 80% तवज्जो, 80% टाइम जो है वो स्किल बेस्ड पोर्शन के ऊपर दें और 20% अपनी तवज्जो और टाइम जो है वो क्रैमिंग वाले पोर्शन पे दें, ताकि ज़्यादा गैम्बलिंग आप ना करें। क्योंकि जो लोग ज़्यादा इसमें अपनी एफर्ट डाल रहे होते हैं ईडीएम्स में, वोकैबुलरी में, वो एक तरह की गैम्बलिंग है, क्योंकि आप मैक्सिमम उसमें डाल रहे हैं और लैंग्वेज बेस के ऊपर जो स्किल बेस है उसके ऊपर कम फोकस कर रहे होते हैं। तो लिहाजा 80% जो आपकी अटेंशन है दैट शुड बी टुवर्ड्स योर लैंग्वेज स्किल्स। तो ये है सिलेबस। The examination in this subject will be based upon a paper carrying 100 marks to test the candidate's ability to handle pressy writing, comprehension, sentence structuring, translation, grammar and vocab. तो सिलेबस में सबसे पहली जो चीज़ है वो है प्रेसी राइटिंग। प्रेसी राइटिंग 20 मार्क्स की होती है। A careful selected passage with an orientation of generic understanding and enough flexibility for comprehension for compression shall be given for precising and suggesting an appropriate title. 20 नंबरों का ये पेपर, ये क्वेश्चन होता है, जिनमें से 15 नंबर जो हैं वो प्रेसी के आते हैं, 5 नंबर जो हैं वो टाइटल सजेस्ट करने के होते हैं। और ये जो 5 नंबर हैं ये टाइटल के हैं। अगर आपसे टाइटल ना भी मांगा जाए तब भी आपने टाइटल जो है वो ज़रूर देना है। और टाइटल जो है वो हस्र देना है। इसके बारे में हम सेपरेट लेक्चर में बात करेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं कंप्रीहेंशन की। कंप्रीहेंशन का जो पेपर है ये भी 20 नंबरों का है। A carefully selected passage that is rich in substance but not very technical or discipline specific shall be given, followed by 5 questions each carrying 4 marks. ये याद रहे कि प्रेसी राइटिंग के ऊपर हम सेपरेट लेक्चर करेंगे, ये तो हम आपको वैसे स्ट्रेटजी बता रहे हैं, और कंप्रीहेंशन के ऊपर भी हम सेपरेट लेक्चर करेंगे। तो कंप्रीहेंशन का एक जनरल पैराग्राफ आएगा जिसमें 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, हर क्वेश्चन के 4 मार्क्स होंगे, यानी 20 नंबर का ये क्वेश्चन है। ये भी स्किल के ऊपर आपकी बेस करेगा, कंप्रीहेंशन स्किल के ऊपर। इसके बाद है ग्रामर एंड वोकैब, 20 मार्क्स की। ये है करेक्ट यूजेज ऑफ टेंस, आर्टिकल, प्रेपोजिशन, कंजक्शन, पंक्चुएशन, फ्रेजल वर्ब। इसमें यहाँ तक तो बात जो है ना ये है आपकी लैंग्वेज स्किल के ऊपर, लेकिन जो सिनोनिम एंटोनिम्स हैं
ये मोस्टली वो हैं जो कि आप की वोकेबलरी के ऊपर बेस करेंगे। और अगेन ये भी एक तरह की गैम्बलिंग है, क्योंकि इसमें भी ज़्यादा आपने टाइम इंटेलिजेंटली यूज़ करना है, सारा टाइम इनको नहीं देना। तो जो ओवरऑल वोकेबलरी है, जो पॉपुलर वोकेबलरी है, वो तो आपकी बिल्ड होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, और वो कैसे करनी है उसके ऊपर हम बात करते हैं। सबसे पहला टूल इसका ये है कि आप डिक्शनरी यूज़ करें। ये बात हम पहले भी अपने जो इनिशियल लेक्चर्स हैं उसमें कर चुके हुए हैं कि उस टाइम डिक्शनरी यूज़ करनी चाहिए जब आप किसी भी नए वर्ड को या अनफेमिलियर वर्ड को देखते हैं या जिनके मीनिंग आप क्लियर नहीं होते, उसके लिए आप डिक्शनरी ज़रूर यूज़ करें। और डिक्शनरी भी वो यूज़ करें जिसमें सेंटेंस में यूज़ दिया गया हो वर्ड का मीनिंग भी साथ हो, ये भी साथ लिखा हो कि एडजेक्टिव है, नाउन है, वर्ब है, एडवर्ब है, और साथ ये भी कि उसके सेंटेंसेस जो सैंपल सेंटेंसेस हैं वो भी दिए गए हों। फिर एक टर्म है फैमिली ऑफ वर्ड। आप एक वर्ड को जब डिक्शनरी में देखने जाते हैं तो बजाय इसके कि एक वर्ड को देखने के उसकी पूरे फैमिली को देखें, उसके डेरिवेटिव्स होते हैं, वो हम आगे बात करते हैं। जैसा कि ये है, जैसा कि एक्ट से बनता है एक्ट ऑफ गॉड, एक्टिंग, एक्शन, एक्शनेबल, एक्शन ग्रुप, एक्शन पैक्ट, एक्टिवेट, एक्टिव, एक्टिव लिस्ट, एक्टिव सर्विस, एक्टिविस्ट, एक्टिविज्म। ये सारे वर्ड जो हैं ये एक ही वर्ड से निकले हैं, वो है वर्ड एक्ट। और एक्ट जो है इससे इससे इसकी ये फैमिली है, ये पूरे वर्ड जो हैं। तो आप एक वर्ड को जब देखने जाएँ तो उसकी पूरी फैमिली देख लें, आपको आइडिया हो जाएगा कि ये वर्ड्स किस तरह इस्तेमाल हो रहे हैं, सेंटेंस में यूज़ किस तरह हो रहे हैं। और फिर आप इनका एडजेक्टिव, नाउन वगैरह, एडवर्ब ये देख लें कि क्या नेचर है इसकी। और आप साथ-साथ वोकैब्युलरी रजिस्टर भी मेंटेन कर सकते हैं। जैसे मुश्किल वर्ड्स को आप वहाँ पे लिखते जाएँ, उनके मीनिंग या उनके सेंटेंसेस लिखते जाएँ। फिर एक चीज़ है कि आप ये देखें कि वर्ड जो है ये वर्ब है, नाउन कैसे बनेगा, एडजेक्टिव कैसे होगा, एडवर्ब कैसे होगा, ये चीज़ें चेक करनी है। फिर इनका एक और चीज़ देखनी है, वो है कि इसका सेंटेंसेस में यूज़ देखें, जो कि मैंने आपको बताया कि किस सेंस में यूज़ हुआ है। बाज़ औक़ात एक ही वर्ड के डिफरेंट मतलब होते हैं, डिफरेंट मीनिंग होते हैं। वो पता चलता है कि वो सेंटेंस में किस सेंस में यूज़ हुआ है। फिर आप इस तरीके से आप अपनी वोकैब्युलरी को बिल्ड करें। वोकैब्युलरी वही है जो आपके नेचुरली बिल्ड करते हैं। बी ए वोरेशियस रीडर एंड राइट एट लीस्ट 2 पैराग्राफ्स अ डे। हर रोज़ आपने 2 से 3 पैराग्राफ लिखने हैं। जब आप अपनी वोकैब्युलरी को राइटिंग में ले आएँगे, अपनी अपनी लैंग्वेज का हिस्सा बनाएँगे, तभी वो आपकी वो जो आपकी नेचुरल वोकैब्युलरी जो है उस तरीके से बिल्ड होगी। तो वोकैब्युलरी बिल्ड करने के लिए ये डिक्शनरी का यूज़ करना, नोट करना, तवज्जो देना, और उसके बाद फिर लिखना जो है, राइटिंग प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। ये हम बात कर चुके हैं कि जब भी वर्ड को देखना उसकी पूरी फैमिली को देखें। उसके बाद हम बात करते हैं डिक्शनरी में फ्रेजल वर्ब क्या होते हैं। फ्रेजल वर्ब लेट्स से एक वर्ब है, उसके साथ डिफरेंट जब प्रपोजिशन लगती हैं तो उनके मीनिंग चेंज हो जाते हैं। इनको बोलते हैं फ्रेजल वर्ब। जैसा कि लुक इनटू है, लुक आफ्टर है, लुक अहेड है, लुक अराउंड, लुक एट समथिंग, लुक बैक ऑन योर चाइल्डहुड। यानी जब आप एक वर्ड के साथ डिफरेंट प्रपोजिशन लगाएंगे तो एक वर्ब के साथ, तो उसको हम कहेंगे फ्रेजल वर्ब। हर प्रपोजिशन उसको उसका मीनिंग चेंज कर देगी। तो अगर आपको ये इस्तेमाल करना आ गया अपनी राइटिंग में और उसका सेंस समझ आ गई फ्रेजल वर्ब की, तो इससे आपकी इंग्लिश की राइटिंग और एक्सप्रेशन आपका बहुत बेहतर होगा। बेसिकली फ्रेजल वर्ब का आपकी राइटिंग में इस्तेमाल ये शो करता है कि आपकी लैंग्वेज के ऊपर कमांड है। डिक्शनरी यूज़ करते हुए, वोकैब्युलरी बिल्ड करते हुए कोई शॉर्टकट नहीं है। आपने इस असूल को याद रखना है, द मोर ट्रबल यू टेक, द ग्रेटर रिवार्ड यू हैव। जितना आप अपने आप को ये मेहनत में डालेंगे, मुश्किल काम करेंगे, किताब पढ़ रहे हैं, क्रिमिनोलॉजी पढ़ रहे हैं, ऑप्शनल सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, कोई भी सब्जेक्ट, इंडो पाक हिस्ट्री कर रहे हैं, कोई भी सब्जेक्ट कर रहे हैं, चाहे कंपल्सरी है, चाहे ऑप्शनल है, जो भी मुश्किल वर्ड है उसको डिक्शनरी में इसी असूल के तहत देखें। भले आपको इसमें कितना ही इसको ये आपको इनकन्वीनियंट फील हो, बट आपने ये करना है। देयर इज़ नो शॉर्टकट टू बिल्डिंग वोकैब्युलरी। द बेस्ट टिप टू डेवलप योर वोकैब्युलरी इज़ टू राइट रेगुलरली इन द फॉर्म ऑफ पैराग्राफ, क्योंकि पैराग्राफ ही आपकी राइटिंग की बेस हैं। ऐसे राइटिंग में हो, आपका ऑप्शनल हो, जो भी हो, उसमें पैराग्राफ फॉर्म में आपने लिखना है। और हमेशा आप कोशिश करें कि अपनी वोकैब्युलरी को अपनी राइटिंग में लेके आएँ। अब हम आगे, ये तो हमने बात की वोकैब्युलरी की। 10 नंबर की होगी सेंटेंस करेक्शन। सम टाइम ये 5 नंबर की होती है, सम टाइम 10 नंबर की होती है। इतना एक आगे पीछे 19-20 हो सकता है। द सेंटेंसेस शैल बी गिवन ईच हैविंग ए क्लियर स्ट्रक्चरल फ्लॉ इन टर्म्स ऑफ ग्रामर और पंक्चुएशन। कोई उनमें फ्लॉ होगा और आपको कहा जाएगा कि आप उनको रीराइट करें
बट सेंटेंस का पूरा स्ट्रक्चर आपने चेंज नहीं करना। जहाँ जहाँ पे ज़रूरत हो वही चेंज करना है। बाज़ औक़ात कुछ कैंडिडेट ऐसा करते हैं कि वो उस पूरे सेंटेंस की जो स्ट्रक्चर है उसको चेंज कर देंगे। तो वो रिक्वायर्ड नहीं है, आपने उसमें देखना है कि मिस्टेक क्या है, क्या गलती है, उसको आपने दुरुस्त करना है। कहीं पे कुछ मिसिंग होगा, कहीं पे कुछ पंक्चुएशन मार्क्स की गलती होगी, तो वो आपने दुरुस्त करनी है। फिर आता है ग्रुपिंग ऑफ वर्ड्स। ग्रुपिंग ऑफ वर्ड में ये सिनोनिम एंटोनिम्स होंगे। आम तौर पे ये पोर्शन जो है, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है और ये 20 मार्क्स का होता है। और यही बात मैं करता हूँ कि ये जो पोर्शन है, ये आपका लक है कि कितना लगता है, लेकिन आपने वोकैब्युलरी बिल्ड करते रहना है साथ-साथ। पेयर ऑफ वर्ड्स 10 नंबर के 10 pairs shall be given of seemingly similar words with different meanings, generally confused in communication. For bringing out the difference in meaning of any 5 of them, by first explaining them in parentheses and then using them in sentences. उनको आपने एक्सप्लेन भी करना है, मीनिंग बताना है, देन उनको यूज करना है सेंटेंसेस में। फिर 10 नंबर की आएगी ट्रांसलेशन। 10 short Urdu sentences involving structural composition, significant terms, and figurative idiomatic expressions shall be given to be correctly translated into English. उर्दू में दिया गया होगा, उसको आपने इंग्लिश में करना होगा ट्रांसलेट। लेकिन ये जो नंबरिंग है, थोड़ा सा ये आगे पीछे पेपर्स में होती आई है, हो सकती है 19-20 के फर्क से। जैसा कि कभी इडियम आ जाते हैं 10 नंबर के, कभी आ जाते हैं पेयर ऑफ वर्ड। इसको हम एक्सप्लेन करते हैं। मैंने ये डिफरेंट पेपर देखे हैं 2016 से लेकर 2021 तक, 6 सालों के, जो कि नए सिलेबस के मुताबिक आए हैं। तो इसमें मैंने देखा है कि प्रेसी 20 नंबर की आती है, कंप्रिहेंशन 20 नंबर की आती है, करेक्शन 5 नंबर की होती है या 10 नंबर की भी हो सकती है, पंक्चुएशन 5 नंबरों की आ सकती है, प्रेपोजिशन 5 नंबरों की होती है। प्रेपोजिशन आएगी या आएगी एनालॉजी। एनालॉजी जो है वो होती है कि एक कैपिटल में लिखा होता है, पेयर दिया होता है, उनका आपस में जो रिलेशनशिप है, नीचे फिर 4 ऑप्शन दिए होते हैं, उनमें से जो उस एनालॉजी से मुतल्लिका लिंक है, रिलेशनशिप है, वही आपने बिल्ड करना है। इनके ऊपर भी हम बात करेंगे। कभी-कभी एनालॉजी आती है, कभी-कभी प्रेपोजिशन आती है, कभी-कभी आ जाता है कि रीराइटिंग द डायरेक्ट स्पीच इनटू ए पैराग्राफ, यानी इनडायरेक्ट में लिखना होता है, डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट में एक पैराग्राफ में लिखना होता है। और कभी इसके साथ एनालॉजी भी आ जाती है, या ये आएंगे या वो आएंगे, यानी इन तीनों में से कोई एक चीज आ सकती है या दो चीजें आ सकती हैं। एनालॉजी, रीराइटिंग द डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट और पैराग्राफ, और प्रेपोजिशन। इन तीन चीजों में से दो चीजें आमतौर पे आती हैं। पेयर ऑफ वर्ड्स 5 नंबर के, कभी ये 10 नंबर के हो सकते हैं। अगर 10 नंबर के होंगे तो फिर इडियम आमतौर पे नहीं आते। इडियम 5 नंबर के हो सकते हैं। अगर ये 10 नंबर के आ जाएं तो फिर पेयर ऑफ वर्ड्स नहीं आएंगे। ट्रांसलेशन 10 नंबर की होती है और आखिर में आता है क्रैमिंग पोर्शन, जिसमें हम बात करते हैं वोकैब्युलरी और सिनोनिम एंटोनिम, जो कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसा होते हैं। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये वोकैब्युलरी 20 नंबरों की, इडियम 5 नंबरों के, और 5 नंबर की जो है एनालॉजी, जिसको मैंने रेड मार्क किया हुआ है, ये तकरीबन 20 से 25 या 30 नंबर बनते हैं, जिसमें आपने इनको नज़रअंदाज नहीं करना। इनके ऊपर उतनी मेहनत ज़रूर करनी है जितनी कि ये डिज़र्व करते हैं, लेकिन इतना भी ज़्यादा टाइम नहीं देना कि आपका जो स्केल बेस्ड पोर्शन है, जिसमें प्रेसी है, कंप्रीहेंशन है, करेक्शन है, पंक्चुएशन, प्रेपोजिशन, ये जो पोर्शन है ये मुतासिर ना हो। क्योंकि ये हो सकता है कि आपने बहुत तैयारी की हो वोकैब्युलरी की, और उसमें से फिर भी आपको मुश्किल लगे, या उनमें से जो आपने तैयार किया अटेम्प्ट, उसमें से डिफिकल्ट वर्ड या और वर्ड आ जाए, अनसीन आ जाए, तो गैमलिंग में नहीं पड़ना। 80-20 रूल का मतलब ही ये है कि 80% आपने तवज्जो देनी है अपनी स्केल पोर्शन को, जो कि प्रेसी, कंप्रीहेंशन, करेक्शन, पंक्चुएशन, प्रेपोजिशन, ये डायरेक्ट इनटू इनडायरेक्ट, पेयर ऑफ वर्ड्स और ट्रांसलेशन पे मुश्तमिल है। और ये इसमें मोस्टली आपकी वोकैब्युलरी की स्किल जो है वो इन्वॉल्व होंगी। और दूसरी ये जो इस तरह की वोकैब्युलरी है जिसमें, जिसको हम बोलते हैं सिनोनिम एंटोनिम या इडियम्स या एनालॉजी, ये आपने इसको 20% तवज्जो और टाइम देना है। क्योंकि इसलिए मैं कह रहा हूँ, अक्सर स्टूडेंट्स जो हैं ज़्यादातर टाइम वोकैब्युलरी, इडियम्स और एनालॉजी पे सर्व कर देते हैं और अपने स्किल पोर्शन पे तवज्जो नहीं देते, जिसकी वजह से उनको बहुत ज़्यादा गैम्बलिंग कर जाते हैं और अक्सर
नुकसान उठाते हैं। ये है 2021 का पेपर। इसमें हम देखते हैं कि रिसेंट पेपर कैसे आया। ऑब्जेक्टिव पोर्शन 20 मार्क्स का था, सेवनम थे, एंटोनम थे। प्रेसी 20 मार्क्स की, कॉम्प्रीहेंशन 20 मार्क्स की, करेक्शन 10 मार्क्स, पंक्चुएशन 5 मार्क्स, प्रेपोजिशन अगेन 5 मार्क्स, पेयर ऑफ वर्ड 10 नंबर और ट्रांसलेशन 10 नंबरों की। तो ये पैटर्न आया। और मुख्तसर बात वो ये है कि आप इस पैटर्न पे जारी करें कि अपनी लैंग्वेज स्किल के ऊपर भरपूर तवज्जो दें, और जो क्रैमिंग पोर्शन है, वोकैबुलरी, इडियम्स वगैरह और एनालॉजी, इसको 20-30% टाइम और तवज्जो देनी है आपने। तो होपफुली आपको ये स्ट्रेटजी पसंद आएगी। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ। टिल देन, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।